नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद यादव। मैं जेके अस्पताल एलएन मेडिकल कॉलेज में हृदय शल्य चिकित्सक के रूप में विगत 10 वर्षों से कार्यरत हूँ। भोपाल से मेरा नाता ऑलमोस्ट 30 साल का है, मैं यहीं का मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। आज मैं मूल रूप से हृदय की कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बीमारी के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ आम बोलचाल की भाषा में है क्या? हृदय की धमनियों में होने वाली रुकावट को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं। आप लोगों के मन में जो सबसे पहला सवाल आता है कि यह बीमारी किसे हो सकती है? जो अपनी आम धारणा है कि यह बीमारी बड़ी उम्र के लोगों की है, तो मैं आपको सही करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। यह बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। हालाँकि यह बात सच है कि किसी हद तक अधिकतर जो मरीज़ अपने पास आते हैं वह 40-50 वर्ष से ज़्यादा के होते हैं। परंतु समय के साथ जो अपने लाइफ़स्टाइल, खान-पान में बदलाव हुआ है, उससे हम लोग देखते हैं कि यह बीमारी अब कम उम्र के लोगों में भी काफ़ी देखी जाने लगी है। कई बार अपन देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे 15 साल, 20 साल के स्कूल में खेल रहे थे, जिम कर रहे थे, दौड़ रहे थे और उनको सडनली हार्ट अरेस्ट आ गया और उनके साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। ऐसा अमूमन तब होता है जब उनको हृदय की कोई जन्मजात विकृति हो। तो अब इसके लिए करना क्या है? बहुत आसान है। आपको जब भी कोई इनमें से कोई भी लक्षण हो, जैसे कि छाती में भारीपन, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा चलने में थकान, पसीना आना, घबराहट, जलन, तब अपन अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। चिकित्सक बहुत बुनियादी सी आपकी जाँचें करेंगे, जिनमें एक होगा ईसीजी जो देखता है कि हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है। इको अगर उनको आवश्यक लगेगा कि कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, हृदय में कोई कमज़ोरी तो नहीं है। अगर कभी उनको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की शंका होगी, तो वो आपका टीएमटी टेस्ट करा जा सकते हैं, जो बेसिकली जिम में ट्रेडमिल पे चलने जैसा है। इनसे अपन को काफ़ी हद तक ये पता चल जाता है कि आपको कोई कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ तो नहीं है। अगर चिकित्सक को डाउट होता है, तो वो आपको एक डेफिनिटिव जाँच, जिसे कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, उसकी सलाह दे सकते हैं, जो सिर्फ़ कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा की जा सकती है। अगर आम भाषा में बोला जाए तो एक कोरोनरी एंजियोग्राफी वो जाँच होती है जिससे दूध का दूध, पानी का पानी किया जा सकता है। हमको पता चल जाएगा कि धमनियों में कोई रुकावट है कि नहीं। अब भगवान न करे अगर रुकावट आती भी है, तो अपने पास 3 विकल्प होते हैं। अगर 1 या 2 नस में रुकावट होती है, तो उसकी एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, जो छल्ला डलता है और अस्पताल में सिर्फ 2 या 3 दिन रुकना पड़ता है। अगर उससे ज़्यादा बीमारी आती है या कोई विशेष स्थान पे रुकावट होती है, तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट उसके लिए हृदय शल्य चिकित्सक, मतलब हमारे जैसे डॉक्टर्स के पास भेजते हैं, जो बायपास करते हैं। तीसरी जो संभावना होती है कि बीमारी या तो बहुत ज़्यादा है, उम्र बहुत ज़्यादा है, या कोई और कोमॉर्बिडिटी ऐसी बीमारी है जिसके कारण मरीज़ की ना सर्जरी की जा सकती है, ना छल्ले किए जा सकते हैं, या इनकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब दवा गोलियों पर रखा जा सकता है। अब सवाल आता है कि इलाज कहाँ कराएँ और किससे कराएँ? अक्सर देखा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो लोगों को जब भी, जो संपन्न लोग हैं, अगर एंजियोग्राफी में कुछ निकलता है, तो वो या तो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद का रुख करते हैं। मैं उसमें कोई भी गलती नहीं मानता, पर आपको सिर्फ यह बताना चाहूँगा कि एक ऐसी बीमारी है कि सिर्फ एक प्रोसीजर भर करा लेने से आपका चिकित्सक से ज़िंदगी भर का नाता नहीं टूटता है। इसमें फ़ॉलो-अप बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रोसीजर के पश्चात जीवन शैली में बदलाव और जो जीवन भर अक्सर 1 या 2 गोलियाँ चलती हैं, वो चिकित्सक की सलाह से ही लेना मुनासिब होता है, और हर बार दूसरे शहर जाना मुमकिन नहीं होता है। एक और बात जो मैं यहाँ पे विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, ये मेरी निजी राय है। मैं लगभग 25-30 वर्षों से इस विधा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जब भी आपको एंजियोग्राफी के पश्चात छल्ले डालने की सलाह या सर्जरी की सलाह दी जाए, तो एक और चिकित्सक
अगर कार्डियोलॉजिस्ट ने एंजियोग्राफी के बाद आपको छल्ले की सलाह दी है, तो मेरी सलाह होगी कि आप एक हृदय शल्य चिकित्सक से अवश्य मिल लें, सेकंड ओपिनियन के रूप में। कई बार 2 चिकित्सकों का मत भिन्न हो सकता है। मेरा कहने का बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि आपको गलत सलाह दी जा रही है कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा, परंतु शल्य चिकित्सक का दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है और कई बार आपको एक बेहतर सलाह मिल सकती है। अगली जो बात आजकल आजकल गूगल और एआई का दौर है, तो जब भी अपन सर्च करते हैं तो उसमें आता है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। ये सवाल भी अनेक लोगों के मन में होता है कि हम रोबोट से करा लें या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी आम बोलचाल की भाषा में छोटे चीरे से ऑपरेशन कराने की विधा को कहते हैं। मैं उस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, मैं उसकी निंदा नहीं करता, परंतु ये कहता हूँ कि वह सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। जैसे कि अगर आप कोई कॉस्मेटिक रीज़न हो या आपकी बीमारी बहुत सीमित हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये ऑपरेशंस जो होते हैं, ये जिस तरीके से 99% धरती पे किए जा रहे हैं, उसी तरीके से, उसी पद्धति से कराया जाना उचित होता है। आज भी वर्ल्ड में 95% से ज़्यादा हृदय शल्य चिकित्सा कन्वेंशनल मीडियन स्टेनोटमी जिसे कहते हैं, छाती से ही की जाती है और वही स्टैंडर्ड टेक्निक है। आजकल कई बार किन्हीं कारणों से, जिनका उल्लेख यहाँ पे आवश्यक नहीं है, मरीज मिनिमल इन्वेजिव या रोबोटिक सर्जरी की तरफ खिंचे चले जाते हैं, जो कई बार उनके लिए सही सलाह नहीं होती है। जहाँ तक प्रोसीजर के पश्चात शैली में बदलाव की बात है, तो मैं कहूँगा कि इन सारे, चाहे एंजियोप्लास्टी हो या सर्जरी, उनका उद्देश्य आपको आपकी ओरिजिनल लाइफस्टाइल एंड करियर पे वापस रेस्टोर करने का होता है और इनफैक्ट उससे बेहतर करने का होता है। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। चिकित्सा विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है कि हृदय के प्रोसीजर्स में जान का खतरा 1% से कम होता है। और मुझे खुशी है कि आज अपन अपने शहर भोपाल में अनेक ऐसे संस्थान हैं, हमारे जेके अस्पताल के अलावा भी, कि जहाँ पे आपको मिनिमल रिस्क के साथ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस टॉक को बहुत ध्यान से सुनने का। अगर आपकी कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट है, तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द आपके उस सवाल का जवाब दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।